नमस्कार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से प्रसारित सेवा पर्व श्रृंखला में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, देश में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। इसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेन देश के सभी राज्यों तक पहुंची। बिहार तक इसे पहुंचने में 9 साल लगे, यानी कि यहाँ के लोगों ने पहली बार ट्रेन की छुक छुक साल 1862 में सुनी। 170 बरस से ज्यादा का समय बीत चुका है। तब से लेके अब तक भारतीय रेलवे देश में न केवल परिवहन का एक अहम साधन बनी है, बल्कि इसने व्यापार, उद्योग और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार में रेलवे के कायाकल्प पर। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में पिछले 11 सालों में रेलवे के कायाकल्प को आप किस तरह से देखते हैं? देश की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले इस राज्य में प्रवासियों का भी एक बड़ा नंबर है। ऐसे में यहाँ की रेलगाड़ियों की और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या कहेंगे आप? आपने अभी बात की 1853 से देश में रेलवे प्रारंभ हुआ और 2014 तक, पिछले 10-11 साल पहले तक बिहार में गंगा नदी पर केवल एक रेलवे पुल हुआ करता था मोकामा में, और पिछले 11 सालों में गंगा नदी पर बिहार में 2 और पुल जो है वो कार्यरत हो गए हैं। एक जेपी सेतु जो पटना में है और दूसरा मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु। इसके अलावा मोकामा में एक और डबल लेन का ब्रिज ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पर है, और हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला कटरिया रेलवे पुल को गंगा पर का फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया गया है, शिलान्यास किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10-11 सालों में जहां 3 पुल बन गए हैं गंगा पर, 2 और पुल नए बन रहे हैं। उससे पहले के 100-150 सालों में केवल एक पुल ही हुआ करता। तो ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है जो बता सकता है कि हमने कितनी ज्यादा प्रगति की है इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में रेलवे नेटवर्क को विस्तार देने के लिए पिछले 1 दशक में कौन सी नई रेल लाइन और परियोजनाएं शुरू हुई हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इससे राज्य के विकास में आप क्या बदलाव देखते हैं? पिछले 11 सालों में रेलवे में बिहार में 1800 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क जोड़ा गया है। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो जो पूर्व मध्य रेलवे के अंदर में 3 मंडल आते हैं, समस्तीपुर, सोनपुर और दानापुर, और कुछ भाग दीनदयाल उपाध्याय मंडल का भी है। मैं विस्तार से एक मंडल के बारे में बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि समस्तीपुर मंडल में हमने जो भी लाइनें पहले मीटर गेज की हुआ करती थी उन सबको बंद करके ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया है। कई रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किया है। उसी तरह अगर हम देखें तो अभी एक और जो मेगा प्रोजेक्ट जो अभी सैंक्शन हुआ है समस्तीपुर मंडल में, वो दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटिया का दोहरीकरण है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाल में ही किया है। सोनपुर मंडल में देखें तो हाजीपुर, वैशाली, सुगौली का कार्य काफी प्रगति पर है। हाजीपुर से बछवाड़ा का डबलिंग हो चुका है। छपरा और कटिहार के बीच तीसरी लाइन का कार्य स्वीकृति के बाद आगे बढ़ रहा है। दानापुर मंडल में देखें, जो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण रेल मंडल है, चूंकि पटना भी यहाँ है, तो किऊल से गया लाइन का दोहरीकरण हो चुका है। इस्लामपुर से नटेसर लाइन बनी है। राजगीर से तिलैया लाइन होते हुए बंधुआ पैमार के थ्रू गया को कनेक्टिविटी दे रही है। कई यार्डों का रिमॉडलिंग किया गया है, जैसे दानापुर और किऊल हैं। पाटलिपुत्रा स्टेशन नया बना है और वहां से सोनपुर के लिए एक नई कनेक्टिविटी जेपी सेतु होते हुए दी गई है। शेखपुरा और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी जिसका सीआरएस हुआ है, जिसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी, ये 45 किलोमीटर का नया रेलवे लाइन शेखपुरा से बरबीघा, अस्थावा, दनियावा होते हुए जटडुमरी तक जाएगा, जो सीधे उसके बाद सीधे पटना से कनेक्टिविटी जिसकी हो जाएगी। ये लाइन जल्द ही नेवरा तक भी जुड़ जाएगा। डीडीयू डिवीजन में भी देखें तो गया का यार्ड रिमॉडलिंग हुआ है। गया को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। तो मैंने जो ये विस्तृत आपको सूचना दी, इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे कार्य पिछले 10-11 सालों में हुए हैं।
जिससे बिहार में रेलवे नेटवर्क चारों दिशाओं में और सुदूर इलाकों तक पहुंचा है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भी काफी कम होगा जिस तरह से, जिस प्रगति से ये परियोजनाएं जो हैं वो कार्य कर रही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहेंगे सरस्वती चंद्र जी। बिहार को अमृत भारत और वंदे भारत सीरीज की भी कई ट्रेन की सौगात मिली है। हम जानना चाहेंगे इन ट्रेनों के साथ ही पिछले 10 सालों में कितनी रेलगाड़ियां, अगर आपके पास नंबर है, कितनी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं हमारे प्रदेश के लिए, और उससे क्या हमारे जो रेलवे स्टेशन है, टिकट काउंटर्स है, वहां पे भीड़ नियंत्रण में कुछ कमी आई है? आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला, जो 3 ट्रेनें हैं जिन्हें हम लोग रेलवे में त्रिवेणी कह रहे हैं, वंदे भारत जो मध्यम दूरी के शहरों को जोड़ रही है 300, 400, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को। दूसरी जो अमृत भारत ट्रेन है जो लंबी दूरी के आरक्षित स्लीपर और अनारक्षित लोगों को जोड़ने के लिए सामान्य और सीमांत वर्ग, आय वर्ग लोगों के ध्यान में रख करके बनाई गई है। और तीसरी नमो भारत जो इंटरसिटी रैपिड ट्रेन है। ये तीनों ही ट्रेनें, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये तीनों ही ट्रेनें बिहार में काफी शान से दौड़ रही हैं। जहां बिहार में 14 वंदे भारत ट्रेनें हैं जो बिहार के 26 जिलों को कवर कर रही हैं। अमृत भारत 10 ट्रेनें हैं और 1 नमो भारत ट्रेन है जो जयनगर से पटना के बीच चल रही है। तो इससे निश्चित तौर पर, जो आपके सवाल का दूसरा पहलू था, टिकट काउंटरों पर भीड़ काफी कमी है। इन 3 ट्रेनों के अलावा भी जो लंबी दूरी की और ट्रेनें हैं उनको हमने शुरू किया है। कई ट्रेनों का अभी हाल में ही विस्तारीकरण किया गया। ऐसी 10 ट्रेनें हैं जिनको हम लोगों ने सुदूर इलाकों तक पहुंचाया है। जी, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि त्योहारों का मौसम है, प्रवासी बड़ी संख्या में बिहार के हैं तो वो लौटना चाहते हैं आने जाने में, तो इसको लेकर के रेलवे ने क्या कुछ विशेष ट्रेन चलाई हैं? पिछले कुछ सालों में रेलवे ने ये बहुत अच्छा अनुभव खुद में गेन किया है कि हमें त्योहार, ये 3 त्योहार होते हैं, दशहरा, दिवाली और बिहार का महापर्व छठ, इसमें हम कैसे भीड़ को बेहतर तरीके से प्रबंधित करें, लोगों को कैसे हम सुविधाजनक तरीके से उनके घरों तक, उनके आयोजन स्थलों तक हम पहुंचा सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार पिछले 3-4 सालों में बहुत व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हैं। उनमें लंबी दूरी की विशेष रेलगाड़ियां लगातार बढ़ी हैं और रेलवे इस साल भी बिहार, उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में जहां पर छठ महापर्व होता है उसको देखते हुए 12,000 से ज्यादा फेरे जो हैं वो रेलवे इस बार लगाएगी और लगा रही है लंबी दूरी की गाड़ियों में जी। और इसके साथ ही जो सुदूर इलाके हैं जहां तक आपने बात की, मैं एक बार फिर छोटा सा आपको उदाहरण एक प्रस्तुत करूंगा। एक इलाका है कोसी का, मिथिला का, सीमांचल का, जो रेलवे नेटवर्क से पहले जुड़ा हुआ रहने के बावजूद भी कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ था। और कोसी का तो एक इलाका नैरो गेज, मीटर गेज से अभी हाल में उसका रूपांतरण हुआ है ब्रॉडगेज में। सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, निर्मली और झंझारपुर तक की लाइन से पहले कोई भी लंबी दूरी की गाड़ी नहीं हुआ करती थी। इन इलाकों में 10 सालों में पिछले मीटर गेज को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया गया, बदला गया है और न केवल पटरियां बिछी, उनका विद्युतीकरण किया गया और अब लंबी दूरी की गाड़ियां भी वहां दी जा रही हैं। और उन सामान्य वर्ग के, आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए आप जैसे देखें, सहरसा से अमृतसर के लिए जो गाड़ी खुली है अभी, उसको उसी रूट से चलाया जा रहा है। तो दूरस्थ इलाकों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेनों को आइदर एक्सटेंशन के थ्रू, नई ट्रेनों के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं। जी, पिछले दिनों में अमृत भारत स्टेशन योजना की काफी चर्चा थी और उस योजना के तहत बिहार के भी स्टेशंस का चयन हुआ है। हम जानना चाहेंगे वो स्टेशंस किस तरह से कायाकल्पित हुए हैं और आज उनकी क्या स्थिति है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 98 स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है। जो हमारे रेलवे स्टेशन पहले हुआ करते थे या आज भी जो मौजूद हैं स्टेशन, उनमें से लगभग सभी अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं और उनमें थोड़ा बहुत उनको बदला गया है। इनमें गया और मुजफ्फरपुर, इनका कार्य काफी हद तक प्रगति पर है। बहुत जल्द ही इनका कार्य संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे छोटे स्टेशन, मंझोली स्टेशन है जिनका मैंने जिक्र किया, ऐसे स्टेशन, ऐसे करीब 96-95 स्टेशन हैं जिनका विकास किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। उनमें बेहतरीन यात्रा अनुभव होंगे, लोगों को बैठने के लिए बेहतर अरेंजमेंट होगा, टॉयलेट्स बेहतर होंगे, पीने का पानी होगा उपलब्ध, थोड़ा वो आराम कर सकते हैं, एसी हॉल्स अवेलेबल होंगे, टिकटिंग का बेहतर अनुभव होगा और यात्री जो है वहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोग उसमें उस पहलू को भी शामिल कर रहे हैं।
जी, अब बात करते हैं दुर्घटनाओं की, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पहलू है इसमें यात्राओं में। रेलवे ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले 10 सालों में क्या कदम उठाए हैं और इनका किस तरह से असर पड़ा है? संरक्षा के साथ सुरक्षा, ये रेलवे का मूल मंत्र है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करें और तकनीक पर ज्यादा निर्भर करें, इसकी दिशा में हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में जो अभी आधुनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें कवच का नाम काफी महत्वपूर्ण है, जो एक तरह से जीपीएस सिग्नल्स के थ्रू लैस होगा और कवच के माध्यम से जो ट्रेनों के बीच टकराने की घटनाएं होती हैं या आगे बढ़ जाने की घटनाएं हो जाती हैं, वो तकनीक के माध्यम से हम लोग इसको सरल भाषा में कहें तो हम लोग पूरी तरह रोक देंगे। इसके अलावा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग ने मानव रहित जो संपाटक हुआ करते, संपार फाटक, उनको पूरी तरह हम लोगों ने बंद कर दिया है। आज के तारीख में 100% गेट हमारे संपार फाटक जो हैं वो मानव सहित हैं, उन पे जो हम लोगों ने मैनिंग की हुई है। सारे इंजन हैं उनमें एंटी कॉलिजन डिवाइसेस लगे हुए हैं। जी, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि हम ये संपार फाटक आपने बात की, यहाँ पे हम लोग अगर दुर्घटनाओं को रोक दें, लेकिन गाहे बगाहे हम ऐसी खबरें भी सुनते हैं कि ट्रेन की चपेट में कुछ लोग आ गए हैं या फिर जानवरों का कोई झुंड है वो रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या भविष्य में कोई हम योजना देखते हैं रेलवे के पास में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रेलवे ने बड़े पैमाने पर अपने ट्रैक की फेंसिंग के लिए कार्य आरंभ किया है, दोनों तरफ से, ताकि कोई जानवर न आ सके उसमें, और जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो उनकी स्पीड है वो मेंटेन रह सके, किसी भी तरह से उन्हें चलाने में परेशानी ना हो। इस दृष्टिकोण से और स्पीड रेजिंग के लिए भी अभी हमारे जो ट्रैक्स थे वो पहले कुछ सालों तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें उस पर चलती थी। हमने उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया हुआ है और जल्द ही वो कई रूटों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उन सारे रूटों पर जो आइडेंटिफाइड रूट हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनपे हम लोग दोनों तरफ फेंसिंग कर रहे हैं, पूरी थॉरो फेंसिंग हो रही है, ताकि किसी भी तरह से उसमें कोई जानवर या कोई अप्रिय घटनाएं इस तरह की ना हो, या लोगों को आने जाने में किसी भी तरह से जो है वो रेल के चपेट में ना आए। क्योंकि जैसे ही रेल की गति बढ़ेगी उसमें दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर वो फेंसिंग नहीं होगा तो। जी, बहुत अच्छी पहल रेलवे की ओर से की जा रही है इस दिशा में। अब आगे आपसे जानना चाहेंगे, तकनीकी दृष्टि से रेल यात्रा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ अहम सुधार किए गए हैं? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, डिजिटल टिकटिंग है, ऑन बोर्ड सेवाएं हैं, और इस दिशा में क्या कुछ अहम शुरुआत की गई है, आपसे जानना चाहेंगे हम। अभी हाल में ही डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की गई है और उसे नाम दिया गया है सुपर ऐप। आप सुपर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, और जो डिजिटल टिकटिंग है उसको आप बेहतर अनुभव के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले हमें टिकटिंग में अक्सर सुनने में आता था कि तत्काल टिकट हमारा नहीं हो पा रहा है, या जो एजेंट होते थे वो बुक करा लेते थे, इन सारी समस्याओं, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुपर ऐप डेवलप किया गया है। इस रेलवन ऐप के माध्यम से कई ऐसे सुधार किए गए हैं जिसके द्वारा जो केवल जो वास्तविक यात्री हैं या उनके संबंधी हैं वही टिकट कटा पाए। एजेंटों को का जो स्लॉट है वो बाद में तय किया गया है, और टिकटिंग को आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि जो जेन्युइन पैसेंजर है वो यात्रा कर सकें। आप देखेंगे कि इसका काफी गुणात्मक बदलाव हुआ है इससे, और यात्री अब ये कह रहे हैं कि हमें तत्काल खुलने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तक टिकट मिल जा रहा है। पहले ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह हमने जो कंप्लेन रिलेटेड जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हुआ करती थी उसको हमने और बेहतर किया है। अगर किसी को भी किसी तरह की शिकायत है तो ऑनलाइन बैठे बैठे शिकायत कर सकते हैं, और उस पर त्वरित समाधान मंडल के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से किया भी जाता है। ई कैटरिंग की सुविधा हमने शुरू की है, जिन्हें कैटरिंग रेलवे के अलावा बाहर से मंगवाना है वो भी ऐसे चुनिंदा स्टेशनों पर ई कैटरिंग के माध्यम से मन पसंदीदा भोजन को मंगवा सकते हैं। ऐसी कई सारी पहलें की गई हैं। जी, कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर किस तरह से आगे बढ़ रही है? रेल कोच, इंजन निर्माण और अन्य जो रेल उपकरण हैं उनके निर्माण में हम कितना आगे बढ़े हैं?
आप बिहार के इस संदर्भ में अगर देखें, बिहार में जो रेलवे के कारखाने हैं उनको अगर ध्यान में रखें तो जो मधेपुरा का हमारा कारखाना है उसमें 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनता है, जो देश का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जो गुड्स के किसी भी लोड को खींचने के लिए पर्याप्त है। उसी तरह हमारा जो मढ़ौरा में रेल कारखाना है उससे इंजन अभी हम लोग अफ्रीका तक को निर्यात कर रहे हैं। अभी हाल में ही गिनी को ऐसे 6-7 इंजन निर्यात किए गए हैं और इसकी तादाद और बढ़ेगी। हम जो बेला में हमारा रेल पहिया कारखाना है वो पूरे देश में हमारी गति को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। हमारा वैगन रिपेयरिंग का जो हरनौत में वर्कशॉप है वहां लगातार पीओएच, आईओएच, पहले वो केवल जो पुराने डब्बे हुआ करते थे, आईसीएफ जिन्हें कहते थे हम, उनका हुआ करता था। आज की डेट में वो एलएचबी के भी और पावर कार्स के भी जो मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो दिनों दिन हम बिहार के इस संदर्भ में देखें तो हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। जी, रेलवे में पिछले 1 दशक में खासकर बिहार में जो कायाकल्प हुआ है उस पर बातचीत के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती चंद्र जी। जी धन्यवाद।